दोस्तों, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम विल्सन की जो आगे की स्टडी है उसको कवर करते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विल्सन तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि पब्लिक एज बिजनेस एज एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तरह ही देखना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस तरीके से कोई भी बिजनेस एफिशिएंसी को देखता है, इकोनॉमी को देखता है, प्रॉफिट उसका मोटिव होता है, सेम हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एफिशिएंसी, इकोनॉमी और प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर विल्सन कहते हैं कि हमें मेरिट के बेसिस पे ही सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन करना चाहिए और उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, और उसी कंटेक्स्ट में विल्सन एक बहुत ही फेमस उनका जो स्टेटमेंट है वो विल्सन कहते हैं, अफेयर्स ऑफ द स्टेट शुड बी कैरिड आउट लेस अनबिजनेस लाइक। यानी कि राज्य का जो कामकाज है उसे हमें लेस अनबिजनेस लाइक, ठीक है, यानी कि लेस अनबिजनेस यानी कि हमें मोर बिजनेस लाइक हमें स्टेट के अफेयर्स को कैरी करना चाहिए। यानी कि जैसा मैंने बताया, प्रॉफिट, इकोनॉमी और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजनेस एंड लाइक बिजनेस इट शुड नॉट इन्वॉल्व विथ पॉलिटिक्स। एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बिजनेस जैसा है जिसमें प्रॉफिट, इकोनॉमी, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इस पे फोकस होना चाहिए और इसमें पॉलिटिकल एंगल्स को कम ही ध्यान देना चाहिए। हालांकि विल्सन यहाँ पर भी कहते हैं कि गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है और इसका जो फोकस होता है, जो सरकार का फोकस होता है, वो जनता की भलाई होता है, पब्लिक सर्विंग द पब्लिक। ठीक है, लोगों की सेवा करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो विल्सन है, जहाँ पे जैसे आपने देखा था कि जब डाइकोटोमी की बात करते हैं तो विल्सन पहले कहते हैं डाइकोटोमी, फिर बाद में ये कहते हैं कि कोई ये पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटर रिलेटेड हैं दोनों। ठीक है, बोथ आर इंटर रिलेटेड। सेम वहीं पर यहाँ पर भी विल्सन कहते हैं कि बिजनेस की तरफ प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से ये संभव नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिजनेस की तरह से नहीं चलाया जा सकता क्योंकि इसका जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, चलिए अब साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो विल्सन कहते हैं कि अगर हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ डिसिप्लिन, अगर हमें ग्रो करना है एज अ डिसिप्लिन, हमारा फोकस अगर हमें एक सब्जेक्ट के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में अगर हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाना है तो हमें साइंटिफिक अप्रोच रखना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच। तो अब किसी भी चीज़ को हम साइंस कैसे कहते हैं? जब कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव होती है और इम्पीरिकल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड होती है तभी तो साइंस कहते हैं। जैसा कि जब हम स्कूल में थे तो हम केमिस्ट्री लैब में और फिज़िक्स की लैब में चीज़ों को हम परखते थे। एमीटर लगा के, चाहे वोल्टामीटर लगा के हम देखते थे कि भाई हाँ इतना रेजिस्टेंस लगा है तो उसका ये कैलकुलेशन आना चाहिए, चीज़ों को, उसकी ग्रेविटी को, या जो भी चीज़ें हैं हम चीज़ों को इम्पीरिकल यानी कि जो एविडेंस बेस्ड, ठीक है, जो रिसर्च के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे जब हम चीज़ों को स्टडी करते हैं तो उसको साइंस कहते हैं। तो सेम उसी बेसिस पे विल्सन कहते हैं कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑब्जेक्टिव तरीके से डेवलप करना चाहिए, उसकी डिसिप्लिन को, और उसकी जो भी थियरी लिखी जाएगी, जो भी बातें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखी जाएंगी सब्जेक्ट के रूप में, तो उस सब्जेक्ट का ग्राउंड रियलिटी पे, ग्रास रूट लेवल पे टेस्टिंग करना ज़रूरी है और एविडेंस के आधार पर ही हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थियरी को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज़ साइंटिफिक कैसे होती है मैं आपको बता रहा था। तो पहली चीज़ होती है साइंटिफिक होने के लिए कि वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, इंपेरिकल बेसिस पे होनी चाहिए और उस जनरलाइज की जा सके। जैसे न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का सिद्धांत है वो इंडिया में भी उतना ही वही लॉ एप्लीकेबल है जो यूएस में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि यूएस में जो न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ है वो अलग है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पर भी वही सेम है, वो वहाँ पर भी वही सेम है। तो अलग अलग सिचुएशन चेंज होने पे, चाहे कल्चर चेंज होने पे, एरिया चेंज होने पे, ग्राउंड चेंज होने पे, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, सिचुएशन चेंज होने के आधार पर साइंस जिस तरीके से नहीं बदलता है
ठीक है, उसके जनरल, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं, सेम उसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस तरीके का जनरलाइज तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोलें कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम करना चाहिए और वो इंडिया में तो ये बात लागू होती है, ये बात एप्लीकेबल है, लेकिन अगर हम यूएस में जाएं तो वो चीज़ जो है उसका नेगेटिव असर हो जाए। समझ में आ रही बात? जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है, एक सिविल सर्वेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए, पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, वो तो यहाँ के लिए एप्लीकेबल है लेकिन दूसरे देश के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को हमें प्राप्त करना है, ऐसी चीज़ों की हमें फाइंडिंग करनी चाहिए जो जनरलाइज हो, जिनको जनरलाइज कर सकें हम, जिनको अलग अलग कल्चरल सेटिंग्स में भी वो समान रूप से एप्लीकेबल हों, ठीक है। फिर लॉज एंड प्रिंसिपल वो यूनिवर्सल होने चाहिए, यानी कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लॉज और प्रिंसिपल को हमें खोजना चाहिए जो यूनिवर्सल नेचर के हों, अलग अलग देशों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोसाइटीज़ में वो सेम समान रूप से एप्लीकेबल हों, ठीक है। तो इसलिए इस बेसिस पे विल्सन ने साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करने की बात कही थी। अब थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। तो सवाल कई बार अक्सर ये पूछता है कि क्या विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जा सकता है? क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक विल्सन को कहा जा सकता है? तो कुछ पॉइंट्स अगेंस्ट में हम देखेंगे, कुछ उसके फॉर में देखेंगे। पॉइंट्स में अगेंस्ट कि नहीं, उनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो विल्सन से पहले भी बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब बहुत सारी चीज़ों की बात कही, जो कि हम पेपर 2 में कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो देखेंगे कौटिल्य ने भी काफ़ी सारे बातें कही हैं। फिर मैकियावेली करके एक थिंकर थे, उन्होंने प्रिंस करके एक किताब लिखी थी, द प्रिंस। फिर एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स करके किताब लिखी थी, इसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। यानी कि विल्सन से पहले भी ऐसे थिंकर्स हुए हैं, ठीक है, विचारक हुए हैं जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है, ठीक है, और उनका जो काम है वो विल्सन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कहें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है, और जिसके सामने विल्सन का जो एसे है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहीं से भी नहीं टिकता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विल्सन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट मैटर पे कोई भी बात नहीं कही। समझ आ रही बात? मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी थियरी या कोई भी प्रिंसिपल डेवलप करने में विल्सन की कोई भी भूमिका नहीं रही। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसमें बाकी सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, या कोई थियरी या कोई भी प्रिंसिपल या किसी भी प्रकार का कुछ भी कंट्रीब्यूशन विल्सन ने नहीं किया था, ठीक है। तो इन दो चीज़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विल्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए अब उसके फेवर में देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि विल्सन का जो एसे था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कंटेंट से ज़्यादा उसका जो इम्पैक्ट था वो इम्पॉर्टेंट था। पहली बार विल्सन ने वो ऐसे लिखा और पहली बार दुनिया का ध्यान आकर्षित किया कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का भी एक सब्जेक्ट है जिसको हमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो एक मोमेंटम जनरेट किया, दुनिया भर के जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उनको एक दिशा दी। तो दिशा देने का काम विल्सन ने किया। समझ में आ रही बात? पहली बार उन्होंने एक एरिया डेवलप किया कि भाई इस एरिया को भी स्टडी किया जाना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का भी एक सब्जेक्ट हमें डेवलप करना चाहिए। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रेज द क्यूरियोसिटी ऑफ थिंकर्स टूवर्ड्स दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और कह सकते हैं कि विल्सन का जो एसे था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 का, वो उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के को डिसिप्लिन बनाने के दिशा में एक हार्बिंजर का मतलब होता है पायनियर, एक शुरुआत की उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे टेलर, फेयोल, गुलीक, उर्विक, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आए जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अपना काम किया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट द कंटेंट बट द इम्पैक्ट ऑफ हिज एसे वॉज इम्पॉर्टेंट।
क्योंकि उसी कंटेंट की उसी इम्पैक्ट की वजह से इट क्रिएटेड अ सस्टेन्ड इंटरेस्ट अमॉन्ग स्कॉलर्स, एक इंटरेस्ट डेवलप किया, ठीक है, कि गवर्नमेंट इन एक्शन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी स्टडी करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि विल्सन कैन बी कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चाणक्य ने और मैकियावेली और चाहे अरिस्टोटल ने एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो भले की थी, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स का रूप में ही, पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में ही एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस किया था, अलग से एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस नहीं किया था। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें कौटिल्य राजा के इर्द गिर्द होने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी पर फोकस है, उन्होंने अलग से कोई एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किताब नहीं लिखी थी, समझ आ रही बात। फिर उसके बाद जो ऐसे उन्होंने लिखा स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मैं आपको बताया, वहाँ से एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत हुई, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। कभी भी ऐसा सवाल आएगा कि क्या विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम कह सकते हैं, तो आप उसके उसके अगेंस्ट में भी लिखेंगे, उसके फॉर में भी लिखेंगे। फिर आप कहेंगे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट द कंटेंट बट द इम्पैक्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने एक नई जागरूकता पैदा की, नया इंटरेस्ट पैदा किया कि भाई लोगों को जागरूक किया, भाई एक अलग से सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसी वजह से हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक के रूप में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर के रूप में हम विल्सन को देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं विल्सन के ऊपर, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे यू विल बी एबल टू राइट। तो पहला क्वेश्चन ये है, द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इज़ अ फील्ड ऑफ बिजनेस, वुड्रो विल्सन। इसके ऊपर कमेंट करने के लिए पूछा है, 2009 में ये 20 नंबर का सवाल आया था। फिर दूसरा है, कॉलिंग वुड्रो विल्सन द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग इनजस्टिस टू इक्वली और इवन मोर एमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड प्रायर टू हिम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एक तीसरा क्वेश्चन है, ऑल्दो विल्सन एडवोकेटेड फॉर साइंटिफिक अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाउएवर डिसिप्लिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रिमेन अनसाइंटिफिक ड्यू टू वेरियस कंस्ट्रेंट एनालाइज। भले ही विल्सन ने साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करने की बात कही थी कि साइंटिफिक अप्रोच, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रेंट हैं जिसकी वजह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइंटिफिक नहीं हो पा रहा है या अभी भी अनसाइंटिफिक रहा है, ठीक है। इसको हमें एनालाइज करना है। तो 3 क्वेश्चन है, इसको जरूर डिस्कस करिएगा। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी कमेंट या कोई भी आपका फीडबैक हो तो जरूर शेयर करिएगा। आई विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दैट थिंग एज वेल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वुड्रो विल्सन का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगला जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो मैं टेलर के बारे में डिस्कस करूँगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।